हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर है उसके केल्विन साइकिल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने फोटोसिंथेसिस की ये छोटी सी रिएक्शन यहाँ पे लिख दी है, जिसमें 6 CO2 और 12 H2O मिल करके हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देते हैं प्लस 6 H2O का मॉलिक्यूल एंड 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स देते हैं। केल्विन साइकिल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन। ओके, हमारे केल्विन साइकिल में टोटल 3 स्टेप्स हैं। वो क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। इसके जो 3 स्टेप्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप है रिडक्शन और थर्ड स्टेप 2 में बटा हुआ है। एक 3A है और एक 3B है। 3A को बोलते हैं सिंथेसिस और 3B को बोलते हैं रीजनरेशन। सो लेट अस स्टार्ट आवर केल्विन साइकिल। तो इसमें होता क्या है, इस C3 साइकिल में सबसे पहले एक CO2 एक्सेप्टर जो रहता है जिसका नाम यहाँ पर RUBP दिया जाता है, यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट दिया जाता है, वो CO2 को कैप्चर करता है और एक एंजाइम रूबिस्को के प्रेजेंस में उसका कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन के बाद उसका होगा रिडक्शन, जो प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को जो कि 3 कार्बन प्रोडक्ट रहेगा उसका रिडक्शन होता है और रिडक्शन के बाद भी एक 3 कार्बन प्रोडक्ट ही बनता है। उसके बाद उसमें से 2 मॉलिक्यूल्स अलग कर लिए जाते हैं उसके और उससे बनाते हैं ग्लूकोज और 2 मॉलिक्यूल्स से वापस से हमारा राइबोलोज बिसफॉस्फेट रीजनरेट होता है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमारा राइबोलोज बिसफॉस्फेट यानी कि RUBP, ये जो RUBP है ये कैप्चर करता है CO2 को। ठीक है, अब देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ RUBP रहेगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कैप्चर करेगा, 2 मॉलिक्यूल रहेगा तो 2 मॉलिक्यूल कैप्चर करेगा, 3 रहेगा तो 3 मॉलिक्यूल, 4 रहेगा तो 4 मॉलिक्यूल। लेकिन हमें ग्लूकोज बनाना है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमें पता है कि 6 कार्बन की जरूरत पड़ती है और 6 ऑक्सीजन की भी, लेकिन हम कार्बन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर 6 कार्बन की जरूरत पड़ती है तो यही एक सेम प्रोसेस हमें 6 बार करना पड़ेगा। तो 6 बार अलग अलग से दिखाने की बजाय हम लोग एक ही साथ यहाँ पे 6 लिख देते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP कैप्चर किया 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। नाउ कैप्चर करने के बाद यहाँ पर एक रिएक्शन होगी जिसका नाम है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का ऐड करना किसी भी मॉलिक्यूल में। और यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्योंकि ये दोनों कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन दोनों करवाता है। इस पर मेरी अलग से वीडियो है, वो आप देख लेने का। ओके, तो अभी इसका होगा कार्बोक्सिलेशन। ओके, कार्बोक्सिलेशन के बाद जो फॉर्म होता है वो होता है हम लोगों का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब जिस तरह से मैंने ये रिएक्शन लिखा है इस तरह से भी इसका मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इससे अच्छा होगा कि आप लोग ऐसे लिखें। मैं दिखाती हूँ इसे लिखना सच में कैसे चाहिए। See this, 6 molecules of RUBP of 5 कार्बन। हमें कार्बन नंबर को साथ में लेके चलना है। क्यों कार्बन नंबर को साथ में लेके चलना है? ताकि हम लोग से कोई मिस्टेक ना हो। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP क्यों लिए? क्योंकि हमें कैप्चर करवाने थे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, सिंपल, जिसमें एक कार्बन है, राइट। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 को कैप्चर करवाने के लिए हमने 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP लिए और एक मॉलिक्यूल ऑफ RUBP के अंदर अगर 5 कार्बन है तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP के अंदर कितने कार्बन होंगे? ऑफ कोर्स 30 कार्बन होंगे, राइट। जैसे 6 कार्बन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के अंदर एक कार्बन है, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के अंदर एक कार्बन है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के अंदर 6 कार्बन होंगे। जब ये दोनों मिक्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे 36, क्योंकि RUBP से आएंगे 30 कार्बन और इससे आएंगे 6 कार्बन, राइट। तो अब यहाँ पर होगा ये प्रोसेस जिसका नाम है कार्बोक्सिलेशन, जो मैंने ऊपर भी लिखा है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम
रुबिस्को, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सबका फुल फॉर्म मैं अभी देने वाली हूँ, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, राइट। यहाँ पर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होता है। अब ये होता है 3 कार्बन का, ठीक है, 3 कार्बन का होता है। लेकिन बताओ कि ReOBP था 5 कार्बन का। अगर मैं सिंगल यूनिट लेके चलूँ तो ReOBP 5 कार्बन का था। अगर एक मॉलिक्यूल मिला मेरे को तो 5 कार्बन, CO2 का एक मॉलिक्यूल मिला तो 1 कार्बन, दोनों को मिला के 6 कार्बन। तो अगर PGA का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा तो इसमें तो 3 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन होना चाहिए। इसको समझो ऐसे कि अगर 6 ReOBP हैं और एक में 5 है यानी कि 30, और इसमें ये 6 है और एक में 1 कार्बन है यानी कि 6, यानी कि दोनों मिला के 36 कार्बन। और यहाँ PGA के पास ये बनता है, ये बनेगा 2 मॉलिक्यूल। अगर मैं एक बार इसको तोड़ूंगी, अगर मैं एक साइकिल करूंगी तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कि इसे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 12 हो जाएगा। तो हम लोग यानी कि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA फॉर्म होगा। अब यहाँ पर देखो 36 कार्बन थे, यहाँ देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, 12 3 36। तो कार्बन नंबर सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे रिएक्शन में। हाँ, लास्ट में कुछ ऐसा पार्ट आता है जिसमें कार्बन नंबर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, आपको चाहिए तो, राइट। तो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGA बनेंगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके पास 3 कार्बन होगा। एक PGA के पास है 3 कार्बन। अब क्या होने वाला है, अब यही PGA क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी PGA का हो जाएगा रिडक्शन। लेकिन रिडक्शन कैसे होगा, आइए जानते हैं। यहाँ लिख देंगे रिडक्शन, राइट। अब याद करो कि हमारे जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुए थे, उसके अंदर फॉर्म हुआ था NADPH2 और फॉर्म हुआ था ATP। तो वो कहाँ पे काम आने वाला है, वो रिडक्शन में काम आएंगे। रिडक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, या तो ऑक्सीजन निकाल लो या तो आप इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर दो, राइट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हम नहीं निकालते हैं, हम हाइड्रोजन ऐड करने को ज़्यादा प्रेफरेबल, मतलब प्लांट ज़्यादा प्रेफरेबल समझता है, ज़्यादा अच्छा समझता है, तो वो हाइड्रोजन को इसमें ऐड करवाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, NADPH2 से जो फॉर्म हुआ था उससे ऐड होगा, ठीक है। चलो तो ऐसे एरो बना लो, यानी कि कुछ आया और उसका कुछ गया। देखते हैं कैसे। हमने बोला NADPH2, ठीक है, हमने बोला NADPH2, इसका H2 निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NAD। सारा का सारा H2 इसके पास चल गया। अब PGA के 12 कार्बन है, 12 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या एक NADPH2 से सारा काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। हमें इसे भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 12 NADPH2 आया, फिर 12 NAD निकल गया, क्योंकि H2 इसके अंदर चला गया, इस प्रोसेस के अंदर चला गया। मैंने जॉइन करके क्यों बताया, क्योंकि इस प्रोसेस में चला गया वो, राइट। लेकिन याद रखना हमेशा कि कोई भी रिएक्शन विदाउट ATP नहीं होती है। किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए ATP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे ATP को, देखो कैसे ऐड करते हैं, +12 ATP, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ना तो इस रिएक्शन में कोई IP यूज़ हुआ है, कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ हुआ है। इस रिएक्शन में सिर्फ ATP का बॉन्ड टूटने की वजह से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का यूज़ हुआ है। आप लोग को चाहिए तो मैं वो भी वीडियो डाल दूँगी यूट्यूब पर, ओके, कि किस तरह से एनर्जी निकाली जाती है, कैसे बॉन्ड टूटता है ATP का। तो बॉन्ड टूटेगा ATP में ADP और IP अलग हो जाएंगे, ADP + IP, ठीक है। लेकिन दोनों 12-12 रहेंगे, ये भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि 12 ATP था। तो NADPH2 कन्वर्ट हो गया NAD में और ATP कन्वर्ट हो गया इंटू 12 ADP + 12 PI। अब रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन के बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं रिडक्शन के बाद क्या होता है। रिडक्शन के बाद फॉर्मेशन होता है एक नए मॉलिक्यूल का, जिसे हम बोलते हैं PGAL। नो, इट्स नॉट पगाल, इट्स फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड, ओके।
फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड फॉर्म होता है बाय द रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन याद रखना कि ये बस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिड्यूस्ड फॉर्म है। सॉरी, इसमें ना तो कार्बन कम हुए हैं और ना ही मॉलिक्यूल्स। देखो ध्यान से, इसके पास भी 3 कार्बन ही रहेंगे और 12 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, जिस तरह से हमारे पीजीए के पास थे। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पे एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्डिहाइड। ओके, उधर पे एसिड ग्रुप था, ए लगा था, एसिड है, यहाँ पे एल है यानी कि अल्डिहाइड है। ओके, अब देखो, अभी जो पीजीएल है इसका एक साथी है DHAP, जिसका फुल फॉर्म है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो रहता है उसके साथ ये आइसोमराइजेशन कर सकता है। जिस तरह से ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे में आइसोमराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि अपने अपने ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से पीजीएल और DHAP भी अपने ग्रुप्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ग्लूकोज की बात की तो ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप है? ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप है और हमारे फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप है। मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं आता है, ना तो कार्बन नंबर में चेंज हो आता है, लेकिन उनके जो ग्रुप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स वो चेंज हो जाते हैं। उसी तरह से जब पीजीएल कन्वर्ट होता है इनटू DHAP, उसका बस फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड से कीटोन में चेंज हो जाता है, ना ही उसके मॉलिक्यूल्स में कोई फर्क आता है और ना ही उसके कार्बन में कोई फर्क आता है। देखो ऐसे ऐसे, क्योंकि ये आइसोमराइजेशन है, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP ऑफ 3 कार्बन। ठीक है, ये DHAP भी 3 कार्बन का ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है, हम DHAP को ना लेते हुए, क्योंकि इसलिए नहीं ले रहे हैं हम इसे क्योंकि इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, हम नॉर्मली तो इससे ही किया जाता है, इसलिए ये ले रहे हैं। तो पीजीएल से आगे का रिएक्शन हम करवाएंगे। अब देखो, दो चीज़ें हैं, मतलब 2 चीज़ होने ही होने वाली हैं। क्या क्या? एक तो ये जो पीजीएल है ये निकल जाएगा इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl ऑफ 3 कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। 2 मॉलिक्यूल्स निकल गए। हमने 2 मॉलिक्यूल्स क्यों निकाले हैं पीजीएल के? इसलिए निकाले हैं 2 मॉलिक्यूल्स हमने पीजीएल के क्योंकि हमें इससे फॉर्म करना है ग्लूकोज को। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज में 6 कार्बन रहते हैं, इसलिए हम लोगों को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएल निकालने पड़े ऑफ 3 कार्बन, ताकि हमारे पास 2 × 3 6 कार्बन आ जाए। राइट, अब देखो, अब क्या करना है, यहाँ से 2 कार्बन ऑफ पीजीएल निकाल दिया। अब ये 2 कार्बन ऑफ पीजीएल को हम लोग क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। इससे हम लोग पहले फ्रक्टोज फॉर्म होगा, फिर ग्लूकोज फॉर्म होगा। ठीक है, कैसे फ्रक्टोज फॉर्म होगा? 6 कार्बन है तो एक ही मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 ये 3 कार्बन का था, 2 था तो 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन एक ही मॉलिक्यूल के फ्रक्टोज में लगते हैं, तो ये 2 है लेकिन फ्रक्टोज तो एक ही बनेगा ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आपको शायद ही समझ में आए। वो ये बात है, देखो, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब अगर IP, इसे क्या बोलते हैं? ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अगर IP को आना है, ऐड होना है, तो सबसे पहले सबसे लास्ट कार्बन पे जाता है। ठीक है, क्यों जाता है? तो शायद इसका आंसर है, शायद स्टेबिलिटी के लिए जाता हो, वो ज़्यादा स्टेबल रहता हो। इसका परफेक्ट रीज़न तो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ, इसका परफेक्ट रीज़न भी कुछ हो सकता है। आप लोग सर्च करिए, आप लोग को मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट, इसका परफेक्ट रीज़न तो नहीं पता, तो शायद स्टेबिलिटी के लिए होता होगा ये सब कुछ। सबसे पहले वो 6 कार्बन पे जाता है। अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 और ये 6, तो सबसे पहले 6 कार्बन पे जाता है। और अगर फिर से एक IP एंटर करना चाहे तो सबसे फर्स्ट कार्बन पे एंटर करता है। फिर जितने IP आएंगे वो यहाँ से नीचे नीचे लगते जाएंगे, यानी कि सबसे फर्स्ट IP आके 6 कार्बन पे लगता है और सेकेंड IP आके इस पे लगता है, फर्स्ट कार्बन पे रहता है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फ्रक्टोज भी 6 कार्बन का है, तो सबसे पहले 6 पे आया IP, देखो PI, ये देखो यहाँ पर 2 PGAL है, यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। इसमें फॉस्फेट भी है, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट कहाँ जाएगा, जब फ्रक्टोज बन जाएगा तो फ्रक्टोज में तो फॉस्फेट कहीं नहीं है, तो उसके साथ अलग से हमें फॉस्फेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉस्फेट हम गायब नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ PCl थे तो 2 फॉस्फेट भी होंगे, ठीक है। तो 2 फॉस्फेट थे, तो 2 फॉस्फेट अगर फ्रक्टोज में अटैच करने हैं, तो फ्रक्टोज तो 6 कार्बन का है, 2 फॉस्फेट अटैच करने तो एक 6 पे अटैच होगा, एक 1 पे अटैच होगा, इसलिए इसका नाम दिया फ्रक्टोज 1,6, और 2 फॉस्फेट है इसलिए डाइफॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। अब सो फ्रेंड्स, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से अब बनने वाला है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जिसमें क्या होगा, अगर 1,6 डाइफॉस्फेट है तो अब क्या होना चाहिए आपको पता ही होगा। तो अब एक फॉस्फेट निकल जाना चाहिए, तब जाके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले 6 कार्बन पे अटैच होता है IP, और फिर फर्स्ट कार्बन पे। मान लो आप किसी स्टेशन पे जा रहे हो, पहले स्टेशन A आया, फिर B आया, फिर C आया, राइट, और आपको D पे जाना है। तो आप A से निकले, A गए, A पे आए, A स्टेशन पे थे आप, फिर B आए, फिर C आए, फिर D स्टेशन आया, ठीक है। अब आपको जब लौटना होगा तो पहले क्या आएगा, पहले A थोड़ी आएगा, पहले अब D आएगा, राइट। तो उसी तरह से पहले तो इस पे अटैच हुआ, फिर इस पे, लेकिन निकलते समय पहले इससे निकलेगा, फिर इससे निकलेगा, ऐसा है, ओके। तो ये जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ओके। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया थोड़ा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ओके। अभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कैसे बना, तो हमें केमिस्ट्री के हर एक रिएक्शन में दिखाना पड़ता है कि क्या चीज़ कैसे बनी है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में से एक PI निकल जाएगा इस तरह से, या फिर IP बोल सकते हैं, IP बोल सकते हैं, या फिर PI, दोनों भी चलता है, राइट। तो इस तरह से एक IP इसमें से निकल गया, तब जाके ये बन गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे इसका आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है, अब फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाएगा इंटू ग्लूकोज। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। चलिए कार्बन नंबर एंड मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं। एक मॉलिक्यूल ये भी है, एक मॉलिक्यूल ये भी है, इसके 6 कार्बन है और इसके पास भी 6 कार्बन है, ओके। और पिछले वाले में भी 6 कार्बन और एक मॉलिक्यूल थे, जिसमें हम लोग ने फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाया था, ओके। हम कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा इंटू ग्लूकोज। फाइनली हम लोगों का ग्लूकोज बन करके रेडी है। ग्लूकोज 6 कार्बन का बनेगा, एक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, इसमें से IP निकल जाएगा, ओके। तो ये है वो रिएक्शन जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत क्षमा कर देना आप लोग, ओके। सो दिस इज़ रॉन्ग, ओके, दिस इज़ रॉन्ग, आई विल वाइटन इट, ओके। तो ये देखो, ये हम लोगों का हो गया रिएक्शन, जिसमें फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ड्यू टू द रिमूवल ऑफ IP। उसके बाद आइसोमराइजेशन हो जाता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बाय द रिमूवल ऑफ IP, ओके। अब देखो यहाँ पर, अब जो यहाँ हमारे 2 PGL हम लोग ने निकाल दिए थे, अब हमारे पास कितने PGL और बच गए, तो जवाब है कि हमारे पास 10 PGL और बच गए, ओके। तो हम अपने 10 PGL को साइड में लिख लेते हैं, 10 PGAL ऑफ 3 कार्बन। कार्बन सेटिस्फाई करने की आदत रखो, क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे भी, और आपको भी अच्छे से याद रहेगा। अब PGL और RUBP के बनने में, क्योंकि रीजनरेशन होने वाला है, 10 PGL से वापस से RUBP बनने वाला है, क्योंकि देखो 10 3 से 30, 6 5 से 30, ओके।
तो वापस से RUBP बनने वाला है। सो रीजनरेशन में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आते हैं, वो इंटरमीडिएट्स बहुत होते हैं, जैसे इराइथ्रोस हो गया, सीडोहेप्टिलोस हो गया, और RUMP बनता है, उसके बाद RUBP बनता है। तो हम वो सब लिखेंगे पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ऐसे करके इसे लिख देना है इराइथ्रोस, ठीक है। अब यहाँ से कार्बन नंबर सेटिस्फाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे बन जाएगा हमारा सीडो हेप्ट्यूलोस, फिर बन जाएगा हमारा RUMP। ये है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट, लेकिन हमें इसे बिसफॉस्फेट बनाना है, ये याद रखना। अब इसका जैसे 5 कार्बन है और 6 मॉलिक्यूल है, सेम टू सेम इसके अंदर रहेगा, सब सेम 5 कार्बन रहेगा और 6 मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। अब RUMP को हम लोगों को RUBP में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक IP ऐड करना पड़ेगा। तो ये जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। आप बोलोगे कि अभी तो हमने जब यहाँ पे ऐड किया था PI, इन्हें रिमूव किया था, तो हमने इस तरह से रिमूव किया था, लेकिन एडिशन में ऐसा क्यों है? देखो, ज़रूरी नहीं है कि एडिशन और रिमूवल हमेशा इसी तरह से हो, या जैसे हमने डायरेक्टली किया है हमेशा इसी तरह से हो। अगर ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है कि इसमें एंजाइम का प्रयोग हुआ है, एंजाइम ने हेल्प किया है, तो कुछ इस तरह से होगा जिसमें कुछ आता है और कुछ जाता है। लेकिन अगर नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन रहता है तो ये डायरेक्ट हो जाता है, इसके लिए किसी चीज़ की आने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जैसे ये ATP कन्वर्ट हो गया ADP में। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता ये है कि हमारा ATP कन्वर्ट हो जाता है इनटू ADP प्लस IP में। ये IP कहाँ गया? अब आप लोग ये पूछोगे, अरे भैया जब IP ऐड हो गया, एक फॉस्फेट ऐड हो गया, तभी तो ये बाइफॉस्फेट बना मोनोफॉस्फेट से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ 6 RUMP है, वो 6 RUBP में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ATP और ADP भी 6 बनेंगे, ओके। और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे रीजनरेशन। ये जो भी हुआ है इसे हम बोलेंगे रीजनरेशन, ओके। और इसे हम बोलेंगे सिंथेसिस, जो हमने नीचे किया है ना, इसे हम बोलने वाले हैं सिंथेसिस। इसका भी नाम लिख देते हैं, ये यहाँ से रहेगा, यहाँ से, ओके, यहाँ से पूरा नीचे तक, देखो, इसे बोलेंगे सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस ये 3A है, ओके। और ये जो रिडक्शन हम लोग ने किया था ना, ये सेकेंड वाला रिएक्शन होता है, और ये जो हमने किया है ना, ये 3B होता है, ठीक है। और फर्स्ट रिएक्शन कौन सा होता है? ये जो हमने कार्बोक्सिलेशन किया है ना ऊपर, ये इसे बोलते हैं फर्स्ट रिएक्शन, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शंस समझ में आए होंगे अच्छे से, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है लंबा वीडियो बना के समझाने की, कि आप सबको ये रिएक्शन समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स, एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है कॉमनली इस चीज़ से, यानी कि केल्विन साइकिल से, वो चीज़ है इसका यील्ड। यील्ड क्या होगा? तो सबसे पहला तो ATP कंज्यूम, देखो कंज्यूम ही होगा नॉर्मली, ऐसे मिलता तो नहीं है, कंज्यूम ही होने वाला है नॉर्मली। तो यील्ड बोलो या फिर कंजम्पशन बोलो, मतलब हमें एक तरह से इसका रिजल्ट क्या मिला है वो है। तो कितना कंज्यूम हुआ ATP कितना कंज्यूम हुआ इसके अंदर, चलो गिन लेते हैं। 18 ATP कंज्यूम होते हैं, देखो कैसे, 18 ATPs, देखो कैसे कंज्यूम होते हैं। ये देखो, यहाँ पे 12 ATPs कंज्यूम हुए हैं, और यहाँ पर 6 ATPs। 12 + 6 कितना होता है? 18। सो 18 ATP, ठीक है, 18 ATP कंज्यूम हुए हैं। सेकेंड, NADPH2 कितने कंज्यूम हुए हैं? इसमें 12 NADPH2 कंज्यूम हुए हैं। कैसे दिखाओ? ये देखो, देखो 12 NADPH2 12 NAD में कन्वर्ट हुआ, ओके। और ये आपको स्पेसिफिक दे देगा नाम कि कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में कितना क्या हुआ, इसके प्रोसेस में क्या हुआ, इसके प्रोसेस में क्या हुआ, ओके। अब चलिए मैं आप लोगों को फुल फॉर्म दे देती हूँ हर एक चीज़ का। सबसे पहले मैं फुल फॉर्म देने जा रही हूँ आप लोगों को RUBP का।
सबसे पहले जान लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ RUBP। RUBP जिसमें U स्मॉल है, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ओके, ये है इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट फुल फॉर्म देखते हैं। किसका देखेंगे? रुबिस्को का, जिसमें U, I और S स्मॉल रहते हैं और सब कैपिटल में रहते हैं। इसका नाम है राइब्यूलोज, इसके ऊपर ही है, एंजाइम का नाम सबस्ट्रेट के ऊपर ही है, नॉर्मली ऐसे ही रहता है, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। ठीक है, अब थर्ड जानते हैं किसका? PGA का फुल फॉर्म। मैंने बहुत बार रिपीट किया है बट देना मेरी जिम्मेदारी है। फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड या फिर फॉस्फो ग्लिसरेट, या तो 8 लगा दो या तो एसिड लगा दो। एक एसिड, देखो ओइक एसिड बोलते हैं ना, तो ग्लिसरिक एसिड लगा दो या फिर 8 लगा दो, दोनों भी एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग किसका जानने वाले हैं? PGAL का फुल फॉर्म। PGA और PGAL डिफरेंट है, ठीक है। फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, देखो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट किसका जानना है? अगला हमें जानना है फॉस्फेट का। मैंने आपको IP का फुल फॉर्म नहीं बताया, IP या फिर हम PI भी लिखते हैं इसको। इसका है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और नेक्स्ट किसका देखना है? RUMP का, RUMP का देखना है। राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे फुल फॉर्म्स भी दे दिए हैं, आप इसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय सिया राम।